हेलो देयर, वेलकम बैक। एसएफएम के फॉरेक्स के मेगा रिवीजन का ये सेकंड पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं कैटेगरी नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। नाउ दिस इज पर्टिकुलर कैटेगरी जहां पे फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स का आपस में ना एक बोल सकता हूं इन्फ्लेक्शन हो रहा है। दोनों आपस में ना मिल जा रहे हैं और कुछ ऐसे सवाल बन जाते हैं यहाँ पे जहां पे फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स इकट्ठे एग्जाम में आ जाते हैं एक ही सवाल में। और ये बहुत आम है, बहुत ज्यादा आम है। इनफैक्ट ये कैटेगरी एग्जाम में आने वाली कैटेगरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल होने शुरू हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है इसकी जम के प्रैक्टिस करने से आपके सीएमए फाइनल के एसएफएम के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यस, समय वेस्ट एकदम भी नहीं करेंगे। गोज विदाउट सेइंग हम लोग अपने सेकंड पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, बट दो तीन बातों का ध्यान देना है आपको। नंबर 1, ये सिर्फ एक सिंगल रिवीजन वीडियो नहीं है, बल्कि इस तरह का पूरा एक प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पे है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर अपने पास सेव करके रख लीजिए, एंड सेव करके रखेंगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। एंड तीसरा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक टू द नोट्स, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये नोट्स आराम से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस। कैलकुलेटर कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। शुरुआत करते हैं। कैटेगरी नंबर 2 की अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 100 पॉइंट्स का जिक्र हो ही गया। 100 पॉइंट्स के ऊपर में वैसे हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया है ऑलरेडी, जो हमने पहला मेगा रिवीजन किया था, पहला पार्ट। तो उस पहले पार्ट में जो पहला सवाल हमने किया था उसमें 100 पॉइंट्स पढ़ा था। तो वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे बोला है कि अगर आपका स्प्रेड वाइडन होने वाला है तो फिर आप उसे ऐड करिए, और अगर आपको लगता है आपका स्प्रेड नैरो हो जाएगा तो आप लेस कीजिएगा। इसको सीधा सीधा कहूं तो ऐसा बात है कि अगर आपका 20/30 दिया हुआ है 100 पॉइंट्स, तो फिर आप ऐड कीजिएगा उसको। और अगर ये 30/20 दिया हुआ रहे तो इसको लेस कीजिएगा। सीधा ही उसूल है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू भी हम फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहती है कि फॉरवर्ड का जो भी आपका रेट है, करेक्ट, वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास चाहिए स्पॉट रेट। एंड फिर आपको 1 प्लस, ये देखो ये थोड़ी गलती हो गई ना, लिखने में गलती है दोस्तों, ये लिखने में गलती है। ये 1 प्लस ऊपर भी रहेगा और नीचे भी 1 प्लस रहेगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। आपके पास तो अब पहुंच गया तो जाहिर सी बात अब क्या ही चेंज होगा, बट इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो ये हो गया फॉर्मूला, विच इज स्पॉट रेट इनटू द फैक्टर ऑफ इंडियन रेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ डॉलर रेट। जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा, मैं हर बार कोटेशन रुपी बाय डॉलर का ले रहा हूं, तो रुपी की रेट ऊपर होगी और डॉलर की रेट नीचे होगी। सर ये 1 ईयर का नहीं बल्कि अगर 6 मंथ का रेट होगा तो कैसे होगा? तो उस केस में आपको अपनी रेट्स को इंटू 6/12 करना पड़ेगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। हम लोग ख्याल रखते हुए ही जब सवाल करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ रेट की जो हम बात कर रहे हैं वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है और ये रिस्क फ्री रेट्स हैं, तो इसका ध्यान रखना है। फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट भी कैलकुलेशन के लिए काफी बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इफ एफ इज ग्रेटर देन एस देन द कोट इज इन प्रीमियम। बट यहाँ पे भी एक कैच है। कैच ये है कि अगर मान लो आप रुपी बाय डॉलर की बात करते हैं, उसका स्पॉट वैल्यू है मान लो 80 और उसका फ्यूचर या फॉरवर्ड की रेट है 85, तो क्लियरली योर एफ इज ग्रेटर देन योर एस। योर एफ इज ग्रेटर देन योर एस, तो प्रीमियम पे तो है, पर क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम पे क्या है, रुपी प्रीमियम पे है कि डॉलर प्रीमियम पे है। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी काफी बार गलतियां करी है, तो इसमें मैं क्या ही बोलूं, बट लॉजिकली ये डॉलर हमेशा प्रीमियम पे होगा। इनफैक्ट अगर डॉलर प्रीमियम पे है तो रुपी हमेशा डिस्काउंट पे होगा, ये भी जरूरी है। हाँ, लेकिन दोनों के परसेंटेजेस सेम नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर एक करेंसी 5% प्रीमियम पे है तो ऐसा एकदम नहीं होगा कि दूसरी करेंसी 5% ही डिस्काउंट पे है। वो 5 से थोड़े कम होती है। तो वो कैसे होती है कैलकुलेट, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करना है। तो अगर आपके पास में फॉरवर्ड रेट आ जाए तो फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इंटू 100 इंटू 12/n करके आप अपना यहाँ पे फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर में डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ये 12/n जो लास्ट में किया गया है, ये एक तरह से एनुअलाइजेशन करने का तरीका है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कवर भी पूछा गया है। इसमें बस अलग क्या है देखिएगा, फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट से कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कवर इतना सा अलग है कि यहाँ पे नीचे स्पॉट रेट होता है और यहाँ पे नीचे फॉरवर्ड रेट होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, फॉरवर्ड कवर का कॉस्ट जो होगा उसके लिए फॉरवर्ड की रेट को नीचे रखना पड़ेगा। आगे बोला है कि बिड आस्क के केस में आपको एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए कोट,
और फिर आपको उसका फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहिए। और बोला भी है मैंने यहाँ पे कि फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ वन करेंसी इज नॉट इक्वल टू फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ अदर करेंसी। आगे हम आर्बिट्राज के सवालों पे आते हैं। आर्बिट्राज को लेकर के ना काफी ज्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आर्बिट्राज थोड़ा और ढंग से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो लो जी, इस रिवीजन में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं कि आर्बिट्राज को और थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकाली, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी यूज किया, ऊपर वाला फॉर्मूला, दोस्तों भूल बहुत जल्दी जाते हो। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आपके पास एक फॉरवर्ड रेट आया, तो इस फॉरवर्ड रेट को हम कहते हैं थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि ये होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है ये एक्चुअल में है। होना चाहिए एज पर इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है ये है। तो जो एक्चुअल में अपने पास अवेलेबल है वो होता है डीलर का कोट। तो आपको ये चेक कर रहा है कि आमतौर पे जो डीलर का कोट है दैट शुड बी इक्वल टू द थ्योरेटिकल रेट, ऐसा होना चाहिए। पर क्या सर ऐसा हर बार होता है? नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है। जब ऐसा नहीं होगा तो उसी समय आर्बिट्राज पॉसिबल होगा। तो जाहिर सी बात है आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी दो ही सिचुएशन में है, व्हेन डीलर्स कोट इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, या फिर में डीलर्स कोट इज लेसर देन द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। अगर बराबर हो जाएगा तब तो फिर आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है, पर कम ज्यादा में पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले ज्यादा का डिस्कशन करते हैं। अगर हमको ये पता चले कि हमारा जो डीलर है वो हमको फॉरवर्ड का एक कोटेशन दे रहा है, मान लो रूपी बाय डॉलर का 90, जबकि हमारा थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट आ रहा है 87, तो जाहिर सी बात है डीलर हमको रूपी बाय डॉलर का ज्यादा रेट दे रहा है। तो ऐसे में हम उसको डॉलर्स ना बेचेंगे, सेल करेंगे। वी विल सेल डॉलर्स टू द डीलर, क्योंकि जो ज्यादा रेट दे रहा है उस रेट पे खरीदेंगे क्यों, हम उस रेट पे बेचेंगे। तो यहां पे क्या क्या होगा समझिएगा, वी विल सेल डॉलर्स टू द डीलर, ठीक है। और ये करने के लिए आज हमको सबसे पहले बोरो करना पड़ेगा रुपया रिस्क फ्री रेट पे इंडिया में, फिर इमीडिएटली डॉलर में उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा यूजिंग स्पॉट रेट, और फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे डॉलर्स में रिस्क फ्री रेट पे इन यूएसए। अब इससे पूरा विशियस सर्कल कंप्लीट होता है। आपको लास्ट में डीलर को डॉलर बेच करके रुपए वसूलने हैं, करेक्ट। तो ये काम आप बखूबी कर पाएंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले रुपए बोरो किए, तो ये आपको रीपे करने होंगे। ये रीपे करने के वक्त आपको डीलर ऐसे भी रुपए देगा तो रीपेमेंट हो जाएगा। रुपए से लेकर के आप क्या करोगे, इमीडिएटली उसको डॉलर में कन्वर्ट कराओगे। इमीडिएट कन्वर्जन के लिए स्पॉट रेट ही यूज होगी। और फिर डॉलर का क्या करोगे, तो उसको भी इन्वेस्ट कर दोगे। इस तरह आपके पास लास्ट में डॉलर्स आएंगे, इनफ्लो होगा, और वही डॉलर आप दे देना डीलर को, बेच देना डीलर को, ताकि आपको उसके बदले रुपए मिल जाए। ये एक बहुत ही गजब का विशियस सर्कल है जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कौन सी चीज के बाद क्या होता है। तो वापस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर डीलर का कोटेशन आपके थ्योरेटिकल रेट से ज्यादा है, तो ऐसे में डीलर डॉलर को महंगा बेच रहा है या खरीद रहा है। तो बेच रहा है तो भैया क्यों हम खरीदें उससे, करेक्ट। हम उसको बेचेंगे, तो उसको खरीदवाएंगे और खुद बेचेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि डीलर को डॉलर बेचेंगे। डॉलर बेचने के लिए डॉलर होने भी चाहिए। तो आज ऐसी सिचुएशन बनाइए कि आप डॉलर इन्वेस्ट करें, बाद में आपके पास डॉलर्स आ जाए और वही डॉलर्स आप डीलर को बेच करके निकल जाए। ये काम करने के लिए आज रुपए बोरो कीजिए रिस्क रेट पे इंडिया में, फिर उस रुपए को इमीडिएटली डॉलर में कन्वर्ट करवा लीजिए। डॉलर आने पे उसको इन्वेस्ट कर दीजिए यूएस में। इस तरह आपके पास लास्ट में डॉलर्स आएंगे, उसी डॉलर्स को डीलर को दे करके रुपये में कन्वर्ट करा लेना। यार सिंपल सा काम है। ये उल्टा हो जाए तो सर अगर डीलर ने जो कोटेशन दिया वो 85 है, थ्योरेटिकल रेट मान लो 87 है, तब तो ऐसे में काफी चीजें बदल जाएंगी। अब आपको डीलर सस्ते में डॉलर्स दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डीलर के कोट पे खरीदेंगे डॉलर्स को। वी विल बाय डॉलर्स। अब डॉलर खरीदने से क्या होगा, हम रुपए आज देंगे और उसके बदले वो हमें डॉलर दे देगा। आज तो क्या देंगे, मतलब जब भी फॉरवर्ड में होगा तो हमें डॉलर दे देगा। तो डॉलर का हम क्या करेंगे, तो कोई एग्जिस्टिंग लोन चुकाएंगे। तो हम शुरुआत इसका ये करेंगे कि हम डॉलर में बोरो करेंगे, करेक्ट, रिस्क फ्री रेट पे, और फिर उस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इमीडिएटली रुपीज में स्पॉट रेट पे, और रुपी एक बार आ जाए तो उसको रिस्क फ्री रेट पे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। एट द एंड डॉलर खरीदने के लिए जो रुपए चाहिए वो यहां से आ जाएंगे, और वो जो डॉलर हमारे पास आएगा उसे हम अपना लोन रीपेमेंट भी कर देंगे। तो ये पूरा सर्कल ऐसा है कि आपको जब ऐसा लग रहा है कि डीलर का कोट अच्छा है, ठीक है,
मतलब इतना अच्छा है कि आप उसे खरीदना चाहेंगे ना कि बेचना, तो उस केस में आप डीलर से खरीदने जाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप शुरुआत कीजिएगा विद बोरोइंग, डॉलर बोरो कीजिएगा, बोरो करके उस पर जो भी ब्याज बट्टा होता है कैलकुलेट कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम डॉलर बोरो करने के बाद में इमीडिएटली कन्वर्ट कीजिएगा रुपीज में, रुपीज को इन्वेस्ट कीजिएगा इंडिया में, और एट द एंड डीलर से जब डॉलर्स खरीदेंगे तो रुपए पकड़ा करके डॉलर ले लेंगे। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है आर्बिट्राज को लेकर के। बच्चे ना आमतौर पे आर्बिट्राज के नाम से ऐसे कांपते हैं, ऐसे डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है यार नहीं कांपना चाहिए, एग्जाम में इसके आने की चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा मेहनत करना। दो ही सवाल की वैरायटी है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड हेजिंग। तो फॉरवर्ड हेजिंग एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको अपनी फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को हेज करना होता है। यानी आपको डर लग रहा है डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फलाना ढिमकाना, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड या तो खरीदोगे या तो बेचोगे। कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, क्या होंगे, फ्यूचर फॉरवर्ड, उन सारी चीजों का आपको सवाल देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। तो ये है फॉरवर्ड रेट को लेकर के काफी सारी चीजें जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी, स्वैप पॉइंट्स, हेजिंग एंड ऑल्सो आर्बिट्राज सब चीजों को कवर किया है। इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, आइए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल आए हुए हैं इन द पास्ट 1 डेकेड। तो देखो भाई, जून 2013 में आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिला था इसी कैटेगरी में। इस सवाल में अपने को यह बोला था कि एक कंपनी है जो कि जापान में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, एंड उसने इफेक्ट किया है सेल्स टू एन इंडियन कंपनी। तो जापान की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को कुछ बेचा है, तो यार इंडिया की कंपनी हो गई इंपोर्टर, जापान की कंपनी हो गई एक्सपोर्टर। बड़े डरते हैं लोग इस तरह के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में। बोलता है पेमेंट 3 महीने बाद होनी है, इनवॉइस अमाउंट है 108 लाख येन का, सो 108 लाख येन का हमारा इनवॉइस अमाउंट है। आज के दिन हमारी जो स्पॉट रेट है वो ऐसी है कि आज के दिन तो 30 लाख रुपए अगर हम दे दें तो अपना काम पड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपने 1 रुपए में कितना येन कवर हो रहा है, बहुत सिंपल है, 108 येन को कवर करने के लिए 30 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आज के दिन हमारे 1 रुपए की कीमत 3.3 येन के बराबर है, स्पॉट रेट के बराबर है। आगे बोलता है कि ये एक्सचेंज रेट हो सकता है अगले 3 महीने में 10% तक डिक्लाइन कर जाए। इंपोर्टर को डर लग रहा है और इसीलिए वो चाहता है कि भाई आज की डेट पे एक फॉरवर्ड रेट भी मिल रहा है 3.3 में, तो क्या उस पे ये एक्सरसाइज कर लेना चाहिए क्या? आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि अपना एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा और उसको हेज कैसे करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर रेट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे बोला है अगर रेट बढ़ेगी तो इट विल बिकम 3.24, यानी 1 रुपए में जहां पे 3.6 येन कवर हो रहे थे, अब 1 रुपए में सिर्फ 3.24 येन ही कन्वर्ट होंगे। 10% से आपकी करेंसी ड्रॉप हो गई, सो 3.6 के जगह 3.24 ही कवर होंगे। अगर ऐसी बात है और आपको सेटलमेंट करना पड़ा तो आपको 33.33 लाख रुपीस लगेगा। यानी आज के दिन जहां आपका 30 लाख रुपीस लग रहा था उसके जगह 3 ही महीने बाद या 2 ही महीने बाद आपको देने पड़ेंगे 33.33 लाख। सो क्लियरली आपको तो यहाँ पे 3.33 लाख का एक्स्ट्रा फटका पड़ने के लिए तैयार है। तो यहां बोला है कि भैया अपने को यहाँ पे टोटल जो सेटलमेंट है वो करना पड़ सकता है 33.33। अब इसके जगह हमने क्या किया, इसके जगह हमने एकदम सिंपल काम किया कि हमने भाई ऑलरेडी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब याद रखना 3.6 पे आप सेटलमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो स्पॉट रेट है, स्पॉट पे ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है, ट्रांजैक्शन तो 2 या 3 महीने बाद करना है। तो ऐसे में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अनहेज्ड पोजीशन रखें, अनहेज्ड पोजीशन में आपका जो येन बाई रूपी है वो लुढ़क करके 3.24 आ जाएगा, आपको चलेगा कि नहीं आप देख लेना। या फिर दूसरा पोजीशन ये बनता है कि आप फॉरवर्ड से खुद को हेज कर लें। फॉरवर्ड में जो येन बाई रूपी की रेट आपको मिल रही है वो मिल रही है 3.30। तो कौन सी रेट आपके लिए बेहतर है भाई? 3.3 ही बेहतर होगी क्योंकि उसमें 1 रुपए में ज्यादा येन मिल रहा है हमें, तो उसको चुकाने जाएंगे तो 32.73 लाख में काम हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूं आज का आज सेटलमेंट करने जाते 180 लाख येन का तो सिर्फ 30 लाख रुपए में काम हो जाता, लेकिन इसके जगह 2 महीने बाद फॉरवर्ड में लग रहा है 32.73 और अनहेज पोजीशन में लग रहा है 33.33। इन दोनों में भी कम क्या है? फॉरवर्ड कम है। तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अपना खर्चा या अपना लॉस जो है उसे रिड्यूस करना है, तो हम फॉरवर्ड कवर के साथ में जाएंगे जिसमें हमारा 60 लाख रुपीस बचेगा। लेकिन हाँ फिर भी
जो भी है हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन तो लग ही रहा है। अगर हम स्पॉट में इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर पाते तो अच्छा होता, लेकिन फ्यूचर में जाने की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से हमको नुकसान तो होगा। तो वो नुकसान rather than 3.33 lakhs हम 2.73 lakhs का करवाएंगे, एंड वो करेंगे बाई ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड कवर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2013 में 10 मार्क्स के लिए आया हुआ ये सवाल है। ये सवाल कंट्रोवर्शियल था, यानी इसमें कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई एरर है। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से पढ़िए प्लीज, इसको अच्छे से पढ़िए प्लीज। सवाल तो सिंपल सा है। सवाल में क्या क्या है ध्यान देना प्लीज। हाँ, सवाल में बोला अपने को कि इंटरेस्ट रेट्स अपने को दी हुई है यूएस डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, इन दोनों के डिटेल्स दिए हुए हैं। स्पॉट रेट भी दी हुई है अपने को, और स्पॉट रेट जो हमारे पास है वो है डॉलर बाई एसएफआर का 0.1418। अब यहाँ पे ना बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं हाउ डू यू नो ये डॉलर बाई एसएफआर कैसे है, एसएफआर बाई डॉलर भी तो हो सकता था। तो देखो भाई यहाँ पे दिया हुआ है 7.05 फ्रैंक पर डॉलर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डॉलर नीचे है, तो दिस इज 7.05 एसएफआर बाई डॉलर। मुझे अगर इसको उल्टा करना है डॉलर बाई एसएफआर, तो इट विल बिकम 1/7.05। तो ये कितना आता है, 7.05 का उल्टा किया आया 0.14184, 0.14184। वही चीज यहां लिखा है मैंने। अब ये मैंने यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में लिख रखा है, क्यों, आगे काम आएगा। सवाल में अपने को बोला है कि यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट जो है वो है 11.5% की, और फ्रैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 11.9% की। सो बेसिकली ये हो गई डॉलर की इंटरेस्ट रेट और ये हो गई एसएफआर की इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ जो कोट की गई है वो 3 महीने के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। हमारे को फॉरवर्ड रेट भी कैलकुलेट करना और डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना। तो ये तो आसान लग रहा है। कैसे, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए अपना जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्पॉट इंटरेस्ट रेट पैरिटी के हिसाब से 1+r/1+r। यहां बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्योंकि आप 3 महीने का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो भी रेट्स होंगी उन रेट्स को इंटू 3/12 जरूर कीजिएगा। हमने यही किया। हमारे पास स्पॉट रेट दी हुई थी 7.05, इंटरेस्ट रेट्स दोनों की दी हुई है, हमने यूज कर लिया, 3/12 किया क्योंकि 3 महीने की बात है। सॉल्व किया तो रिजल्ट आ गया 0.1391 डॉलर बाई एसएफआर टर्म्स में, और अगर हम बात करें एसएफआर बाई डॉलर के टर्म्स में सो इट इज 7.187। अब यहां एक चीज जो मुझे खराब लगती है वो ये है कि इन्होंने पूछा फॉरवर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट करो फ्रैंक पे। ठीक है, अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, इनकी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें एसएफआर ऊपर है और डॉलर नीचे है। ये इसी से कैलकुलेशन कर देंगे फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का। क्या ये गलत है कि सही है? एकदम गलत है। एकदम गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप इसी से फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं तो वो दरअसल डॉलर का प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करवाता है, नॉट ऑफ एसएफआर। लेकिन सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था यहां पे अपने को कि कैलकुलेट करो फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन फ्रैंक। इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार ना मैंने इनडायरेक्ट कोड्स यहां कैलकुलेट कर रखे थे, क्योंकि ये उसी पे होना चाहिए। और इसी को आप देखेंगे अगर एसएफआर पे कैलकुलेट करना है तो मैं तो रेट भैया एसएफआर जहां नीचे है उसकी रेट्स लूंगा। सो फॉर्मूला लगाया f माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100 इंटू 12 बाई n, सब ठीक किया, रिजल्ट आया 7.61%। इंस्टीट्यूट का भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 7.25 ऐसा कुछ रिजल्ट है। तो वो रॉन्ग है वहां पे क्योंकि उन्होंने वो कैलकुलेशन कर दिया ऑन डॉलर्स, जबकि ये कैलकुलेट होना चाहिए था ऑन एसएफआर। वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी वेरी बेसिक थिंग, लेकिन हाँ भाई इंस्टीट्यूट भी गलती करता है, इसमें अपने क्या करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यही सेम काम आपको 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए भी करना है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कर पाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो। याद रखिएगा ये पूरा सवाल जो था ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है क्योंकि बार बार आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी को यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन हाँ दिस इज ईजी एंड 10 में से 10 नंबर मिल सकते हैं आपको थोड़ा सा एफर्ट मारने पे। तो इसी का 3 महीने का हो गया, 6 महीने का और 1 साल का भी मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है। अच्छा 1 साल तो किया भी नहीं है मैंने, पर 6 महीने का भी मैंने यहाँ सॉल्यूशन किया है, उसको आप आराम से रिव्यू कर देना, उसका भी आंसर रॉन्ग है इन दी सजेस्टेड आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2015 के लिए ये 2 मार्क्स का सवाल आया हुआ है।
2 मार्क्स के सवाल के लिए यहाँ पे दिसंबर 2015 में यार बहुत बेसिक सवाल पूछा, स्पॉट रेट दे दिया और 3 महीने का फॉरवर्ड रेट दे दिया, एंड यहाँ पे रेट भी दिया है रूपी बाय डॉलर का, तो ये भी अच्छी चीज है, हमारे दिल के करीब है। हमको यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करना ऑफ द फॉरवर्ड कवर। भाई साहब फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एफ इंटू 100 इंटू 12 बाई एन। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे नीचे फॉरवर्ड रेट होगा, मैंने आपको फॉर्मूले में भी शो किया था। अब यहाँ एक और समस्या है, एक समस्या ये कि यहाँ पे आपके पास में बाइंग और सेलिंग दोनों की रेट है। बेसिकली यू हैव बीन गिवन रेट ऑफ बोथ बिड एंड आस्क। तो अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो बहुत सिंपल है, हम एक बार करेंगे फॉर बाइंग, एक बार करेंगे फॉर सेलिंग, और फिर इन दोनों का एवरेज कर देंगे। So formula is going to be exactly same. We are going to take f minus s divided by f into 100 into 12 by n. We'll first do this using the buying rate. Secondly, we'll do this using the selling rate. Once we have two I would say forward covers या फिर cost of forward cover, तो इन दोनों की हम averaging कर देंगे and this is going to be our final result. मुझे लगता है MCQ फ्रंट में ये वाला क्वेश्चन extremely important है, क्या पता आ भी जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2015 में आया हुआ ये 10 मार्क्स का सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस सवाल में अपने को ये बोला कि अपने पास स्पॉट रेट दी हुई है रूपी बाय डॉलर फ्रंट में, अपने पास में 3 महीने का फॉरवर्ड रेट भी और इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ पे दी हुई है। आपने बोलता आर्बिट्राज पॉसिबल है तो करके दिखाओ। 2-3 काम करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये पहचानिए कि जो आपका डीलर का कोट है फॉर 3 मंथ फॉरवर्ड दैट इज 66.40 पर डॉलर, ठीक है। आपको बस सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी थ्योरेटिकल रेट क्या आ रही है। एक बार थ्योरेटिकल रेट आपके हाथ में आ गई तो ये देख लेंगे कि क्या वो डीलर के कोटेशन के बराबर है। बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें आर्बिट्राज करना पड़ेगा। तो हमने ये कैलकुलेशन किया आर्बिट्राज फ्री फॉरवर्ड रेट के नाम से, आप इसे थ्योरेटिकल रेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। कैलकुलेशन करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट्स को यूज किया। इंटरेस्ट रेट को यूज करना बेसिकली इंटरेस्ट रेट पैरिटी को यूज करना है। स्पॉट रेट को यूज किया, कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया 66.16। 66.16 अगर आपका थ्योरेटिकल रेट आया, जबकि इसी के बदले 66.4 का आपको डीलर का कोटेशन मिल रहा है, तो क्लियरली आप सिचुएशन में पड़ गए जहां एफ इज ग्रेटर देन एस। एफ इज ग्रेटर देन एस। आपके डीलर ने जो कोटेशन दिया वह 66.4, जबकि आपके हिसाब से आ रहा है 65.16। डीलर का कोटेशन बहुत महंगा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल सेल डॉलर्स वाया डीलर। तो भैया सेल डॉलर करेंगे तो डॉलर अपने को मिलना भी चाहिए, तो डॉलर को हम इन्वेस्ट करेंगे और रुपी को बोरो करेंगे। तो इसी की शुरुआत हम यहां पे कर रहे हैं। हमने बोरो किया 100 मिलियन टुडे फॉर 3 महीने। इंडिया में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रही है उसके हिसाब से ब्याज समेत हमें पे करना पड़ेगा 101.75 मिलियन आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ्स। हमने इस 100 मिलियन जो हमें आज मिला इसे इमीडिएटली कन्वर्ट कराया डॉलर्स में। डॉलर में कन्वर्ट कराने पे हमें मिला 1.5198 मिलियन। अब यहां जो हमने रेट यूज किया ना 65.8, ये कैसे यूज हुई ये भी ध्यान देना। स्पॉट रेट पे गौर करना, हमारी स्पॉट रेट है 65.8, तो 65.8 डॉलर की रेट है। हमें अगर रुपी से डॉलर में जाना है तो डॉलर का अमाउंट कम हो जाता है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एंड इसलिए हमने ये रेट यूज करी। 100 मिलियन को डिवाइड किया 65.8 से, यहां पे आ गया हमारे पास में हमारा डॉलर रिसीव्ड। इतने ही डॉलर्स को हम 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे यूएस में। यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी कम है, तो भाई कम रेट पे ध्यान देते हुए डॉलर में जो हमें रेट मिल रही है 3 महीने के लिए वो हमने लगाया, एंड रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया। लास्ट में इतने डॉलर्स को ही हमने फॉरवर्ड रेट के थ्रू ऑलरेडी अग्री किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, और फॉरवर्ड रेट हमारे पास है 66.40 का, तो हमने अप्लाई किया, रिजल्ट आया 103.69 मिलियन। एट द एंड आर्बिट्राज गेन यहीं पे है कि जितना रुपया आपको डीलर ने दिया इन रूपी टर्म्स, उसमें से आप माइनस कीजिए कितने रुपए आपको बोरोइंग प्लस इंटरेस्ट के लिए चुकाने थे, जो बच गए वो आपके, एंड दैट इज 19,40,000 रुपीज, विच इज अ ग्रेट डील ऑफ अमाउंट। क्लियर? बहुत ही क्लासिक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जस्ट इन केस आपको अभी लगा थोड़ा सा हरिड हुआ है, पॉज कीजिए इस लेक्चर को, खुद से सारी कैलकुलेशन कीजिए एंड फील कॉन्फिडेंट ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जून 2016 में 10 नंबर के लिए। ये सब सिमिलर क्वेश्चंस है दोस्तों। सवाल एक बार ऑब्जर्व करें, मेरे ख्याल से सवाल ऑब्जर्व करना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिराइव करने जैसा ही है, सो अच्छे से एक बार इसको ऑब्जर्व करें, ढंग से करें। हाँ जी, तो ये सवाल ये अपने को कह रहा है कि अपने को मिलेंगे 5 मिलियन डॉलर्स की, अपने को एक्चुअली पेमेंट करनी है, ठीक है, मिलेंगे नहीं, पे करना है, 3 महीने बाद पे करना है।
और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है यूएस का क्या है और पाउंड का क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रेट्स हैव आल्सो बीन गिवन इन डॉलर बाई पाउंड टर्म्स, तो ये रुपी बाई डॉलर नहीं है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा बट ठीक है चलेगा। तो ठीक है भाई, ये हो गया। आपने वो बोलता है सबसे पहले कि कंपनी को किधर इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ बेटर रिटर्न। इन्वेस्ट किधर करेगा भाई? द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इट फॉर 3 months and following information is available. The required amount in dollars is available with Hindus Limited. Okay. ओके, सो बेसिकली अपने को ये बोला है कि अपने को क्या करने का यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डॉलर में इन्वेस्ट करें तो ज्यादा फायदा है या फिर में रुपी टर्म्स में। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका कैलकुलेशन कैसे देखेंगे समझिए। $5 million आपके पास आज हैं, आपके पास दो रास्ते निकलते हैं यहाँ पे। या तो आप इसको इमीडिएटली पाउंड में कन्वर्ट करा लें और उसके बाद में आप पाउंड में ही इसे इंटरेस्ट रेट पे बेसिकली इन्वेस्ट करके रखें, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप कन्वर्ट करें पाउंड में लेकिन 3 महीने बाद करें। तो इससे क्या होगा, डॉलर आज के दिन डॉलर में ही निवेशित रहेगा, इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा और बाद में जाकर के वो पाउंड में कन्वर्ट होगा। फर्क दोनों में ये भी है कि अगर आज के दिन आप कन्वर्ट कराते हैं पाउंड को डॉलर्स को पाउंड में तो 1.42 की रेट लगेगी और फ्यूचर में करेंगे तो 1.40 की रेट लगेगी। तो इसका कैलकुलेशन हमने दिखा लिया। $5 million है, अगर आप इसे कन्वर्ट कराते हैं इनटू पाउंड्स तो डिवाइड कीजिए 1.42 से, यू विल गेट द अमाउंट इनटू पाउंड्स। फिर उसके बाद पाउंड में ही निवेश करना है, तो क्योंकि पाउंड में निवेश की जो रेट है वो है 9% की, तो उसका जो फैक्टर है वो है 2.25% का। तो वो निवेश करा 3 महीने के लिए, रिजल्ट आया 3.6004 मिलियन, यानी पाउंड में ये अमाउंट हो गया 3.6004 मिलियन। जाहिर सी बात हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा ही अमाउंट आए, तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले निवेश करेंगे डॉलर्स में ही। तो डॉलर में 5 मिलियन पहले से पड़ा था, हमने डॉलर को कन्वर्ट करवाया नहीं बल्कि उसी को इन्वेस्ट कर दिया फॉर 3 मंथ्स। तो इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्ट रेट 1.0175 के हिसाब से यहाँ पे कंपाउंड वैल्यू आ गया और बाद में उसको कन्वर्ट किया 1.40 की फॉरवर्ड रेट को ध्यान में रखते हुए, रिजल्ट आया 3.6339 पाउंड्स। तो क्लियरली यहाँ पे ज्यादा पाउंड्स आपको रिसीव करने को मिल रहा है अंडर ऑप्शन नंबर 2, वी विल गो विद दैट। आगे अपने वो बोलता है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो एक फॉरवर्ड रेट, बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास स्पॉट रेट है 1.42, बाद बाकी दोनों की इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, दोनों का हमारे पास पीरियोडिसिटी भी है जो कि 3 महीना ही है, तो जाहिर सी बात है आराम से कैलकुलेशन करके हम 1.4131 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तीसरा पूछता है कि अज्यूम करो कि अगर आपको यही पाउंड में 12% की रेट मिल रही होती तो क्या आप इमीडिएट उसको कन्वर्ट करते या बाद में करते। तो भाई सेम काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला कि कन्वर्ट जो पाउंड है उसमें इमीडिएटली करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। इसी को अगर आप अब करना चाहें तो आपको थोड़ा सा लालच दिया गया है कि भाई पाउंड में इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 9% की जगह 12%। हमने कैलकुलेशन किया, रिजल्ट आया 3.6269 मिलियन, ये अभी भी 3.6339 मिलियन से कम है। तो इसका मतलब अभी भी यही होगा कि अगर हम डॉलर को इमीडिएटली कन्वर्ट करा भी ले तो भी नुकसान होगा, इवन इफ द रेट इन पाउंड इज 12%। एंड चौथा क्वेश्चन अपने को ये बोलता है कि फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट को ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम डिपॉजिट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्टर्लिंग पाउंड। तो यहाँ पे अपने को डॉलर की रेट पता है, स्पॉट रेट पता है, फॉरवर्ड रेट पता है, हमें जो नहीं पता वो एक ही चीज है, वो है इंटरेस्ट रेट फॉर द पाउंड। तो वो कैलकुलेट करना आसान है, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे सब चीज का वैल्यू लिखा। फॉरवर्ड रेट है 1.40, स्पॉट रेट है 1.42, हमारे पास में रेट जो पहली हमारी करेंसी है जो कि है बेसिकली डॉलर्स, उसकी भी हमारे पास में यहाँ पे रेट है, लेकिन हमारे पास स्टर्लिंग पाउंड की कोई रेट नहीं है, तो मैंने वहां पे आर ही लिखा है। बाद बाकी इसको पूरा सॉल्व किया, रिजल्ट आया 3.20%। क्लियर। तो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम रेट जहां पे आपका दोनों रेट्स मैच हो जाए, या फिर आपका फॉरवर्ड और फॉरवर्ड का जो रेट है वो आपके इंटरेस्ट रेट पैरिटी से मैच हो जाए, तो वो रेट होगी 3.2% की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है जून 2017 में आया हुआ 6 नंबर का ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको पढ़ें। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जेबी लिमिटेड एक अमेरिकन कंपनी है जिसको चाहिए यहाँ पे 3 लाख पाउंड्स इन 180 डेज।
तो 180 दिन में यहाँ पे 3 लाख पाउंड्स की जरूरत है इस कंपनी को। इन दिस कनेक्शन आपको और इंफॉर्मेशन दी है कि 1 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू $2, ठीक है। आपने बोला 180 डेज का फॉरवर्ड रेट्स जो अपने को दिया हुआ 1.96 का। सो दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 1, अगर हमारी कोटेशन की हम बात करें तो कोटेशन है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स बाई पाउंड, एंड इसके लिए हमें स्पॉट रेट भी अवेलेबल है और इसके लिए हमें एक फॉरवर्ड रेट भी अवेलेबल है। स्पॉट रेट की अगर हम बात करें तो वो है 2 और फॉरवर्ड रेट की बात करें तो वो है 1.96। ये चीज को लेकर के एकदम माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके आगे अपने को ये बोला है कि अपने पास में 180 दिन और 180 दिन की रेट्स हैं। अब ये डेंजरस है, अगर इस तरह का कभी लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना ये नॉन एनुअलाइज्ड रेट्स है। इसका मतलब आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम R इंटू n/12 करते हैं ना, जब हम जब हम लोग लगाते हैं IRP, तो उस समय हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 + R इंटू n/12, करेक्ट। तो ये जो हम करते हैं n/12 वाला, ये करते हैं ताकि हम उस एनुअलाइज्ड रेट को एक पीरियोडिक रेट में कन्वर्ट कर पाएं। यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पीरियोडिक करके ही दिया हुआ है। सो दीज रेट्स हैव टू बी यूज्ड डायरेक्टली लाइक 1 + R एंड 1 + R, तो आपको इंटू n/12 करने की दरकार नहीं है। आगे अपने को ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी भी ये बताती है कि आने वाले टाइम पे हमारी रेट्स ये हो सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। हम सभी लोग काफी पोर्टफोलियो के सवाल बना चुके हैं, हमें पता है एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है। इससे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल रही है 1.955। सो बेसिकली 1.955 इज $1.955 पर पाउंड। ये एक्सपेक्टेड भी आगे की रेट होगी। अपने को बोल रहा है कि कंपेयर करो बेनिफिट्स ऑफ मनी मार्केट हेज वर्सेस नॉट हेज। नॉट हेज क्या होता है, नो हेज होना चाहिए बेसिकली, और एडवाइस करना है कि भाई हम कौन सी चॉइस के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मनी मार्केट हेज थोड़ा सा अलग चीज आ गया कि यार ये क्या होता है। तो देखो मनी मार्केट हेज ना एक बनावट है जिसके थ्रू आप हेजिंग करते हो यूजिंग मनी मार्केट्स, यानी एक देश में बोरो करके दूसरे देश में इन्वेस्ट करके आप अपने लिए एक हेजिंग यूनिवर्स बनाते हो। ये खुद ब खुद कर लेते हो और इसमें मनी मार्केट इन्वॉल्व होता है, इसलिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या मनी मार्केट हेजिंग बोलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉरवर्ड से हेज कर लो, या तीसरा सिचुएशन यहाँ पे हेज ही मत करो, नो हेजिंग एट ऑल। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम तीनों चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम मनी मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मनी मार्केट यहाँ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आप समझना, पूरी सिचुएशन समझोगे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। अमेरिकन कंपनी है जिसको 3 लाख पाउंड्स की जरूरत है 180 दिन बाद। तो 3 लाख पाउंड्स की जरूरत जब 180 दिन बाद है तो हम कुछ ऐसा हिसाब बनाएंगे कि आज ही पाउंड्स इन्वेस्ट कर दें, आज ही पाउंड्स इन्वेस्ट कर देंगे फॉर 180 डेज, ताकि क्या होगा 180 दिन बाद हमारे पास पाउंड्स का एक लमसम अमाउंट आ जाए और उस लमसम अमाउंट से हम अपनी पेमेंट कर दें फॉर जो भी हमारे पेबल्स हैं उसके लिए। पर अगर आज आपको पाउंड इन्वेस्ट करना है तो आपको आज के दिन डॉलर्स में बोरोइंग करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि आपके पास थोड़ी ना अभी पैसे पड़े हैं। तो आप डॉलर में आज बोरो करोगे, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर पाउंड्स को इन्वेस्ट भी करोगे और ऑब्वियसली इस बोरोइंग पे आप इंटरेस्ट समेत बाद में रीपेमेंट करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे ये आपका काम होने वाला है। इसमें आप मनी मार्केट की मदद ले रहे हो, तो इसे हम कहते हैं मनी मार्केट हेज, ठीक है। तो आइए इसका अरेंजमेंट देखते हैं। अरेंजमेंट इस प्रकार है कि हमने इन्वेस्ट किया यूके में, ठीक है। मैंने आपको कहा ही था कि हमें अगर पाउंड्स की आगे जरूरत है तो हमें पाउंड्स में निवेश करना होगा। तो पाउंड्स में याद रखिए हमें 180 दिन के लिए 4.5% पे हमें अपना डिपॉजिट रेट मिल रहा है। तो डिपॉजिट रेट ही यहाँ यूज होगा, क्योंकि यूएस में हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट रेट यूज करेंगे, यूएस में बोरो कर रहे हैं तो बोरो की रेट यूएस में यूज करेंगे। फिलहाल यूके में हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो 4.5% हमें वहां पे मिलेगा। तो हमें तो टोटल सिर्फ 3 लाख चाहिए, तो आज कितना निवेश करें कि आगे जाकर के वो हमारे पास 3 लाख जितना हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.045, रिजल्ट आ गया 287,081.34। गॉट इट? समझ में आया ये वाला बात आपको? वैसे ये सारे नंबर्स ना आपको खुद से कैलकुलेट करने चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैलकुलेटर लेता और ये सारे नंबर्स खुद से कैलकुलेट करता। इसके अलावा अब देखो हमें इतने पाउंड्स की जरूरत तो है इन्वेस्ट करने को, कहां से आएंगे? जाहिर सी बात है हम डॉलर से कन्वर्ट करेंगे, तो हम डॉलर में बोरो करेंगे इतना ताकि हमें 287,081.34 पाउंड्स मिल जाए। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं स्पॉट रेट, और स्पॉट रेट दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना? $2 का स्पॉट रेट दिया हुआ था। तो बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिएंगे डबल डॉलर्स, तो डबल करने के बाद अमाउंट आ रहा है इतना, तो ये हमने बोरो कर लिया।
अब इसको बोरो किया तो जाहिर सी बात है इस पे भी इंटरेस्ट वगैरह सब पे करना होगा, क्योंकि हमने बोरो किया है यूएस में, तो यूएस की बोरोइंग रेट लगेगी विच इज 5.5%, तो हमने उसको यूज किया यहाँ पे, और हमको पता चल गया 5.5% के बाद में कि इंटरेस्ट समेत हमें कितने रुपए रीपे करने पड़ेंगे आफ्टर 180 डेज। ये एक तरह से हेजिंग का ही काम हो गया। आपने मनी मार्केट के थ्रू ये पता लगा लिया कि जो आपको पाउंड्स पे करने हैं 3 लाख, उसके लिए आपको कितने डॉलर्स आगे तैयार रखने पड़ेंगे या कितने डॉलर्स आपका नेट कॉस्ट पड़ेगा। जब आपकी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है तो उसी को हम हेजिंग कहते हैं। तो यहां देयर इज नो अनसर्टेनिटी, हमें एग्जैक्टली पता है हमें कितने डॉलर्स चाहिएंगे, सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ हेजिंग। अगर यहीं पे अगर हम हेज नहीं करते तो क्या होता, हेज नहीं करते तो जो एक्सपेक्टेड रेट है वो हमारे पर लागू होती, हमें 3 लाख पाउंड्स चुकाने होते हैं और उस समय हमारे पास रेट लगती 1.955 की। इस रेट के हिसाब से हमारा खर्चा आता 586,500 डॉलर्स का। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पेमेंट करने की बात है तो नीचे वाला ऑप्शन बेटर है, कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, कम डॉलर्स पे करने पड़ रहे हैं, सो दिस इज डेफिनेटली अ बेटर पोजीशन, दिस इज डेफिनेटली अ बेटर सिचुएशन। क्लियर? तो यहाँ पे वापस समझ लेते हैं क्या क्या हुआ था सवाल में। एकदम सिंपल सवाल था लेकिन फिर भी 6 मार्क्स के लिए आता है ना, मुझे लगता है अच्छे नंबर है, मतलब 6 मार्क्स मेरे हिसाब से डिसेंट है। बट मुझे पता है यार आप लोग की भी क्या हाल है, आप लोग की इतने में भी ना हालत खराब हो जाती है। तो प्लीज सिचुएशन को समझो, जिसने सवाल अच्छे से पढ़ लिया सवाल उससे बन जाएगा। सवाल यह है कि आपको 3 लाख पाउंड चाहिए, ठीक है, आपको आज की रेट दी है $2 पर पाउंड और आगे की रेट दी है 1.96 फॉरवर्ड की। सच बताऊं इस सवाल में फॉरवर्ड का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड पे इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, खत्म कहानी। आगे अपने वो बोला कि अगर आपको मनी मार्केट हेजिंग करनी है तो आपके पास कुछ इंटरेस्ट रेट्स होनी चाहिए, अच्छी बात है, ये एमएमएच के लिए काम आ जाएंगी। इसके अलावा अपने को एक्सपेक्टेड रेट्स और प्रोबेबिलिटी दी है जिससे हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकाल लिया 1.95 है। तो अगर हम हेज नहीं करते हैं, नो हेजिंग, तो उस केस में तो कहानी बहुत सिंपल है, हमें पेमेंट करनी है 3 लाख पाउंड की और उस समय रेट लगेगी 1.955 डॉलर्स पर पाउंड की। तो उस हिसाब से जो भी अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ये क्लियर है? मनी मार्केट हेज करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि लास्ट में आपको क्या करना है। तो देखो लास्ट में हमें ना पाउंड्स को पे करना है, पाउंड्स को पे वही कर सकता है जिसके पास पाउंड्स हो, तो पाउंड्स होने के लिए पाउंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, पाउंड में इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर्स में बोरो कीजिए, यहीं पे आपकी पूरी कहानी खुल जाती है। अब कितना इन्वेस्ट करना है तो वो बहुत सिंपल है, अगर आपको 3 लाख पाउंड्स चाहिए तो आपको रेट मिल रही है 4.5% की यूके में डिपॉजिट की रेट, तो आपको कितना आज के दिन इन्वेस्ट करना है यहां से पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको जो भी अमाउंट आएगा उसको इंटू 2 करेंगे तो डॉलर आपको कितना बोरो करना है आज के दिन वो पता चल जाएगा, और बाद में इस बोरोइंग पे आपको 0.55% का इंटरेस्ट लग रहा है, बेसिकली इंटरेस्ट तो लग रहा है 5.55% का, पर उसका फैक्टर बनेगा 1.055, तो वो करने के बाद अपने को ये भी पता चल जाएगा कि अपना डॉलर में एग्जैक्ट टर्म्स में कितना लग रहा है। फिर ये डॉलर का वैल्यू और ये डॉलर का वैल्यू को दोनों को आपस में कंपेयर करना है, जो सस्ता होगा उसके साथ हम जाएंगे। इसी सवाल को 2 बार मैंने समझाया है, रिव्यू करवाया बेसिकली, आप इस तरह के सवाल के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिए, एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन है, आ सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दिसंबर 2017 की तरफ, ये 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है। इस सवाल में बोला है स्पॉट रेट हमें दिया हुआ है रुपी बाई डॉलर का 64.0123, इसके अलावा 180 डे का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, यानी एक फॉरवर्ड रेट भी हमारे पास है, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट लिख देता हूं, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट जो कि है 64.912। बढ़िया जी बढ़िया। आपने वो बोलता है कि 6 महीने का इंटरेस्ट रेट जो है एनुअलाइज, अब देखो यहां क्या है, इससे पहले वाले सवाल में 180 डेज लिखा था, यहां लेकिन एनुअलाइज वर्ड बोला, तो ये पर एनम की ही रेट से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो पर एनम रेट्स फॉर यूएस एंड इंडिया इज गिवन। अपने को बोलता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है क्या, सेम सवाल है दोस्तों। अपने को यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि अपनी थ्योरेटिकल रेट क्या आ रही है, जो भी थ्योरेटिकल रेट आएगी उसको हम डीलर की रेट से कंपेयर करेंगे, डीलर की रेट ज्यादा या कम हो सकती है, उसके हिसाब से हम अपना आर्बिट्राज का डिसीजन लेंगे। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पैरिटी का रूल लगाया और फॉरवर्ड रेट कंप्यूट कर ली विच इज 65.2433। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि क्योंकि ये 180 दिन यानी 6 महीने का सवाल था तो हमने 12% को 6% लिया है और 8% को 4% लिया है, फैक्टर्स में नजर आता है। सॉल्व किया, रिजल्ट आया 65.2433। अगर इसी को हम कंपेयर करें विद द डीलर्स कोड तो डीलर का कोड था 64.912। मेरे हिसाब से डीलर सस्ता है, डीलर सस्ता है तो हम डीलर से बाय करेंगे डॉलर्स, डीलर से क्या करेंगे, बाय करेंगे डॉलर्स। तो डीलर से बाय करना है डॉलर, ये हमारा हो गया पहला काम, ठीक है।
डीलर से बाय करेंगे ना, और यहाँ पे मैंने आर्बिट्राज प्रोसेस दिखाया है, डॉलर सेल डॉलर्स टू द डीलर 64.912। जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। 64.912 डीलर का सस्ता है यहाँ पे। चीपर फॉरवर्ड रेट ऑफर्ड बाय द डीलर, वी विल बाय डॉलर्स। हो सकता है उल्टा लिखा हो मैंने, देख लेते हैं एक बार। आर्बिट्राज प्रोसेस मेरे हिसाब से उल्टा है, ठीक है। आई थिंक दिस आर्बिट्राज प्रोसेस इज रॉन्ग। इसको पूरा खुद से सॉल्व करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो आओ जी इसका पूरा कैलकुलेशन खुद से करते हैं। देखो ये कंक्लूड हो गया मेरी नजर में कि डीलर सस्ता दे रहा है, ठीक है। डीलर सस्ता दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉलर को बाय करने वाला हूं। किससे करूंगा, बाय करने वाला हूं यूजिंग द डीलर्स कोट। तो डॉलर अगर मैं बाय करूंगा तो एक काम करता हूं, मैं आज डॉलर्स बोरो कर लेता हूं, ठीक है। डॉलर बोरो करूंगा ना तो आगे जाकर के मुझे डॉलर को ही रीपे करना होगा, और उस रीपेमेंट के लिए मेरे को इससे खरीदा हुआ डॉलर्स सस्ता पड़ेगा। बेसिकली ये खरीदा हुआ काम आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं आज के दिन डॉलर्स बोरो करूंगा और रीपे करूंगा उसको इस कदर कि मेरे को लास्ट में काम आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। 1000 डॉलर्स को आज बोरो किए, अगर 1000 डॉलर्स बोरो किए तो इसको रीपे करना पड़ेगा अपने को 1000 इंटू 1.04, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1040 डॉलर्स। ये एक बात यहां खत्म हो गई। फिर आपने जो 1000 डॉलर्स बोरो किए उसको आपको इमीडिएटली स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके रुपी में ले जाना होगा। सो 1000 डॉलर्स विल बी कन्वर्टेड टू स्पॉट, दिस विल बिकम 64,012 रुपीज पॉइंट 30 पैसे। ये इंडियन टर्म्स में भी हो गया 64,012 रुपीज एंड 30 पैसे, ठीक है। इसके बाद ये रुपए आपके पास आ गए तो आप इसे निवेश करें इंडिया में। निवेश करेंगे तो उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस विल बी 6412.30 इंटू 1.06। तो इसकी वैल्यू आ रही है 67,853। 67,853 यहां पे हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम 1040 डॉलर्स खरीद लेंगे, या फिर इसको भी पूरे डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे यूजिंग द रेट ऑफ द डीलर विच इज 64.912, तो हमारे पास पैसे बचेंगे या डॉलर्स बचेंगे 1045.31 डॉलर्स। So we are getting 1045.31 dollars. So 1045.31 dollars is what we are getting as inflow. हमारा आउटफ्लो है 1040, तो 5.31 डॉलर्स का पर 1000 डॉलर्स हमारा आर्बिट्राज गेन आना चाहिए, ठीक है ना। ओके अब मुझे दिख रहा है कि आर्बिट्राज प्रोसेस हमने ठीक ही दिखाया था। डॉलर्स बोरो करवाए, ठीक है, फिर उसको हमने कन्वर्ट कराया, रुपी आया, रुपी को निवेश किया, बाद में हमने सेल फॉरवर्ड जो किया, इसमें गलती ये हो गई, सेल फॉरवर्ड लिख दिया मैंने। एक्चुअल में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कर रहे हैं कि हम बाय कर रहे हैं डॉलर्स यूजिंग डीलर्स कोट, यूजिंग डीलर्स कोट। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ लिखने की वजह से मुझे ऐसा लगा गलत लिखा है मैंने, बट सब कुछ सही है। लास्ट में 1045.31 डॉलर्स हमें मिल रहे हैं, ये हमारा इनफ्लो है, और इसमें से हमारा 1040 डॉलर्स जो पेबल है आफ्टर इंटरेस्ट वो माइनस हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद आर्बिट्राज गेन। तो यार मुझे झूठे ही कंफ्यूजन हो गया, रिजल्ट एकदम ठीक लिखा था हमने, पर ठीक है, इसी बहाने आपको मेरा भी दिमाग कैसे चलता है वो समझ में आया, किस तरह इसका दिमाग चलाना है वो समझ में आया। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2018 का ये 10 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या सवाल है, कैसा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। सवाल में बोला है एक्स लिमिटेड है जिसने इंपोर्ट किए गुड्स फ्रॉम यूएसए जो कि वर्थ है 10 मिलियन डॉलर्स का। इसको 90 दिन में पेमेंट करना है। यूएस का सप्लायर बोलता है 60 दिन तक इंटरेस्ट फ्री दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद 30 दिन का और क्रेडिट दूंगा, लेकिन उसमें मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सो बेसिकली आपके पास सिचुएशन क्या समझिए, आप हो एक इंपोर्टर, हमेशा अपनी कहानी को अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आप 60 डेज बाद पेमेंट करते हो तो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी यहां पे $10 मिलियन की। पर अगर आप 90 डे बाद पेमेंट करते हो
तो आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट आएगा 8% पर एनम करके 30 डेज का। तो मैंने यहाँ पे उसका फैक्टर लिख दिया है। सो दैट विल बिकम 10 मिलियन इंटू 1.00666, ठीक है। सो दैट विल बी, ठीक आ गया 10.06666 मिलियन, 10.06666 मिलियन। तो आपके पास दो सिचुएशन है, या तो आप सिर्फ 10 मिलियन पे कीजिएगा 60 दिन बाद, या फिर 90 दिन बाद आप पे कीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। चलो समझ में आया। आगे अपने वो बोलता है कि हमारी बैंक भी हमको ऑफर दे रही है कि लोन लेना है तो 10% की लोन पे ले लो इंडिया में। उसका भी मैंने फैक्टर ऑलरेडी लिख दिया है। याद रखिए रेट्स पर एनम है, हमें एक महीने का ही जानना है, तो मैंने 30/360 करके उसका फैक्टर बनाया है। अपने पास रेट्स भी ऐसी ऐसी है कि स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड रेट है 60 दिन वाली, और 90 दिन वाली भी फॉरवर्ड रेट है। स्पॉट रेट का यार एक बार कुछ नहीं करना है, मुझे जो समझ में आ रहा है अभी तक मुझे नहीं लगता स्पॉट रेट का कोई काम है, ठीक है। पहला सवाल अपने पास यही आ रहा है कि यूएस के सप्लायर को 60 दिन बाद पेमेंट दे तो क्या होगा, और यूएस के सप्लायर को अगर 90 दिन बाद पेमेंट दे तो क्या होगा। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, समझाता हूं कैसे वर्क करेगा। अगर आप 60 डेज बाद पेमेंट करोगे तो आपको 10 मिलियन की पेमेंट करनी है, एकदम क्लियर है। और उस समय रेट लगेगी 65.10 की, ये 60 दिन वाली रेट लगेगी, करेक्ट। तो उस समय आपकी सिचुएशन होगी 65 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन इंटू 65.10। बट इतने पैसे आपके पास होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इसको आपको बोरो करना पड़ेगा इंडियन बैंक से, ठीक है। इंडियन बैंक से बोरो करेंगे तो वो एक महीने का आपसे ब्याज लेगा, एंड दैट विल बी फैक्टर में डालने के बाद 1.00833। जो भी रिजल्ट है वो है 656.42 मिलियन रुपीज में, रुपीज में 656.42 मिलियन रुपीज। अब यही चीज अगर आप 90 दिन बात करो तो क्या होगा, 90 दिन बात करने पे आपको पेमेंट करनी है 10.06666 मिलियन। पहला तो आपकी अमाउंट 10 मिलियन नहीं रही, दूसरा आपकी रेट भी जो है वो 65.1 के जगह 65.5 पड़ेगी, जो कि 90 दिन बाद वाली रेट है। हाँ, यहाँ पे आपको अलग से और कोई ब्याज नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने इंडियन बैंक से कोई लोन नहीं लिया, जो आपने लोन लिया वो अपने वेंडर से लिया, तो उसका जो भी ब्याज है वो आप ऑलरेडी दे रहे हो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी सिंपल होगी, 10 मिलियन इंटू 1.00 वो हमने कर दिया कैलकुलेशन, एंड उसके बाद 65.5 करके यहाँ रिजल्ट आ रहा है 659.36 मिलियन रुपीज। जहां पे कम होगा हम उसके साथ जाएंगे। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है? अगर आपने कहानी समझ ली ना अच्छे से, आपके लिए ये सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। कहानी ही नहीं समझी, कुछ नहीं होना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगर आपको इस सवाल को खुद से सॉल्व करने का मन है, अच्छे से करने का मन है, पॉज कीजिए इस वीडियो को, यहाँ पे खुद से कैलकुलेशंस करिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप है दिसंबर 2018 का सवाल आया हुआ। इसमें फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स दोनों क्लब्ड हैं टुगेदर, वो तो अभी तक भी ऐसे ही होते हुए आ रहा है। सवाल क्या है समझ लेते हैं। एक इंडियन एक्सपोर्टर है जिसने सेल किए हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम टू अमेरिकन हाउस। सो बेसिकली आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको यहाँ पे डॉलर रिसीवेबल है। आप एक एक्सपोर्टर हो, आपको डॉलर रिसीवेबल है, यहां लिखा हुआ भी है आपको $1,00,000 मिलने वाला है 90 दिन बाद, ठीक है। प्रीमियम फॉर अ डॉलर पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन आपको यहाँ पे खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है। पुट ऑप्शन क्या है मैं आपको समझाता हूं। अभी रेट चल रही है 71 की, आपको डर लग रहा है ये रेट 70 आ गई, तो आप एक एक्सपोर्टर हो, ध्यान रखना एक्सपोर्टर को रेट कम होने से डर लगता है, बढ़ने से नहीं। 71 की जगह 80 हो जाए मजा आ जाएगा, 80 की जगह 90 हो जाए और मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारा डॉलर में बिलिंग है, तो ये रेट बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद है। पर रेट घटे तो डर लग रहा है, घटे तो डर लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग पुट को खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, पुट को खरीदा जा सकता है। पुट के लिए अपने को बोला है कि ₹1 करके अपने प्रीमियम लगेगा, स्ट्राइक प्राइस 71 का अपने को मिल जाएगा। अगला बोलता है कि आपको ऐसा लग भी रहा है कि 90 दिन बाद जो रेट है वो 69.5 हो भी जाएगा, तो रेट भी ऐसा लग रहा है 69.5 हो जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है क्या एक्सपोर्टर को हेज करना चाहिए क्या, तो मैं कहता हूं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप ये देखो कि अभी अपना स्पॉट रेट क्या चल रहा है, ठीक है। स्पॉट रेट कुछ है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ स्ट्राइक रेट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ऐसा है कि 71 की स्ट्राइक रेट पे आपको अपना पुट मिल रहा है, और आपको लग रहा है 69.5 तक आपका ये रेट गिर जाएगा विद इन 90 डेज, तो आपको 1.5 रुपीज का फायदा होगा पर डॉलर ऑन योर पुट। ये आपका इतना पे ऑफ आएगा ऑन द पुट, क्योंकि पे ऑफ जो पुट का होता है उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एस। तो हमारा x है 71,
एस होने वाला है 69.50, तो उस हिसाब से 1.5 रुपीज का अपने को यहाँ पे मिलेगा एक पे ऑफ ऑन एवरी डॉलर कवर्ड। इसके बदले हम जो प्रीमियम भर रहे हैं वो मात्र 1 रुपए का है पर डॉलर, तो ऐसे में हमको फिर भी 0.5 रुपीज का गेन हो सकता है पर डॉलर, तो हमको ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद बात हो सकती है। तो इसका जवाब है यस, बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट कैन बी इक्वल टू 0.5 रुपीज पर डॉलर। टोटल 1 लाख डॉलर्स की बात है, तो हमारे को 50,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। अच्छा, अगर यही पे बोल रहा है एक्सपोर्टर को रेट लगता है या तो 70.5 हो जाएगा या 71.5 हो जाएगा, तो फिर वहां पे एक्सपोर्टर का डिसीजन क्या होना चाहिए? तो भाई वहां पे एक्सपोर्टर का डिसीजन होना चाहिए कुछ नहीं करने का। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं होगा। समझ लीजिए कैसे, अगर ये 70.5 हो जाता है, 69.5 की जगह 70.5 हो जाता है, तो आपका पे ऑफ सिर्फ 0.5 रहेगा, जबकि आप प्रीमियम भर रहे हो 1 रुपीज का, तो ये एक अच्छा बात नहीं है। तो 70.5 पे तो आपको पे ऑफ जो है वो मिल रहा है 0.5 ओनली, क्योंकि आपका पे ऑफ प्रीमियम से कम है, तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और अगर आपको लग रहा है 71.5 से भी ऊपर चली जाएगी रेट, तो फिर पुट खरीदना ही क्यों है भाई? पुट तो 71 के नीचे एक्टिव होगा, 71 के ऊपर तो ये पे ऑफ भी नहीं देगा, एक्सरसाइज ही नहीं होगा। तो 71.5 पे भी आपको पुट को एक्सरसाइज या फिर खरीदना ही नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन का रिजल्ट है यस, आपको ऑप्शन में मार्केट में जाकर के खुद को हेज करना चाहिए। दूसरे का ऑप्शन है कि हेज नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा, ना 70.5 पे फायदा होगा और ना 71.5 पे फायदा होगा। ठीक है, ये 8 मार्क्स का आया था दिसंबर 2018 में। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि इतने बढ़िया नंबर मिले हुए हैं इन द पास्ट। और याद रखिए दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, जो हिस्ट्री में होता है वो फ्यूचर में भी होता है। इस बात को सोच के जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक आधा टेक्निकल क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, पर मोस्ट क्वेश्चंस विल बी सिमिलर टू दीज क्वेश्चंस। तो इसीलिए खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराइए। अगर ये सवाल आपसे हो रहे हैं तो एग्जाम में आने वाले सवाल भी आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, खत्म। ओके, कैटेगरी नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है फिनिश। एंड इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को भी यहाँ पे करते हैं फिनिश। आई होप आपको मजा आया होगा। इस वीडियो में हमने कैटेगरी नंबर 2 को पूरी तरह कवर किया है। बहुत सारे सवाल पास्ट टर्म के देखे हैं। अब आगे मिसलेनियस कैटेगरीज और बहुत सारी चीजों को और भी कवर करना है। सो यस, देयर इज अ लॉट टू स्टडी स्टिल, लेकिन स्टिल हमने फॉरेक्स के मेजर 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो दैट इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।